मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड तबाह हो चुका है और 30% से ज्यादा की गिरावट इसमें दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि इन्वेस्ट करे या फिर एसआईपी रोक करके भाग जाए। रिटेल इन्वेस्टर के पास ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये म्यूचुअल फंड रिकवर करेगा या फिर नहीं, और ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर, वो भी डेटा के साथ। तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस की, तो हमें देखना होता है बेंचमार्क। अगर हम मोतीलाल ओसवाल के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप, कोटक और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इन्होंने लास्ट एक साल में अच्छा परफॉर्म करा है। वहीं पे जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, लास्ट एक साल में उसने 10% के आसपास का लॉस करा है। वहीं पे लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो इसकी जो एवरेज रिटर्न आते हैं वो डिसेंट है और वो मार्केट के साथ अलाइन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि भाई क्या ये रिकवर करेगा या नहीं करेगा। इसको समझने के लिए आपको पोर्टफोलियो देखना होता है कि इसने अंडर परफॉर्म क्यों किया, और यहीं पे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार खाते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेक्टर एलोकेशन। इसने फिनटेक के अंदर 12% के आसपास इन्वेस्ट किया है, आईटी में 12%, मतलब 24% आईटी सेक्टर्स के आसपास ही है। मतलब ये है हाई रिस्की सेक्टर है और ये सेक्टर इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं चल रहा। अब रिसेंटली फाइनेंस ऐड किया है, टेलीकम्युनिकेशन और डायमंड ज्वेलरी। अगर आप देखोगे यहां पर भी चीजें बहुत अच्छी काम नहीं कर रही। अभी मैं आपको और डिटेल दिखाऊंगा, इसको देखो। अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो 197, जिसके अंदर 7.64% की इन्वेस्टमेंट है, यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा क्रैश कर चुका है और अभी भी डाउन ट्रेंड में है। दूसरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, जहां पे 7% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स में भी ह्यूज करेक्शंस आपको देखने को मिल रही है। तीसरा है यहां पे इटर्नल, जिसको हम जोमेटो के नाम से जानते हैं, यहां पर भी आपको ह्यूज करेक्शन देखने को मिल रही है। चौथा स्टॉक है केईआई इंडस्ट्री, यहां पर भी आपको एक डिसेंट करेक्शन दिख रहा है। इसके अलावा आप पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, आदित्य बिरला कैपिटल, ये इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं और इन सारे के सारी जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर काफी ज्यादा करेक्शन है। मतलब क्या है, जो एसेट एलोकेशन है ये खराब है। आप बोलोगे कि कुछ टाइम पहले तक तो ये एसेट एलोकेशन बढ़िया थी, बात सही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एसेट एलोकेशन में दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन नहीं है। अगर आपको एक चीज नहीं पता, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी एसेट एलोकेशन की बात करते हो तो हर मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एसेट एलोकेशन होते हैं। अगर आप करंट मार्केट को देखोगे तो बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, कमोडिटीज हो गई, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अदर देन दैट सारे के सारे सेक्टर इंडिया में ह्यूज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे आईटी अच्छा कर रहा होता, केबल्स अच्छे कर रहे होते, फिनटेक कंपनीज अच्छी कर रही होती, तो इस सिचुएशन में मोतीलाल अच्छा करता। और यही प्रॉब्लम अब मोतीलाल के साथ अटक चुकी है कि इनका जो पोर्टफोलियो है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं इसमें प्रॉब्लम ही यही आती है कि अगर ये चलेंगे तो दबा करके ऊपर चलते हैं, अगर ये गिरेंगे तो दबा करके नीचे गिरते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है क्वांट। क्वांट के अंदर भी यही हुआ कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था, जब तक उस पोर्टफोलियो को मार्केट सपोर्ट कर रहा था, पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर सेक्टर चेंज हुआ, वो पोर्टफोलियो ह्यूज अंडर परफॉर्म करने लग गया। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती है फंड मैनेजर की साइड से, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर चेंज हो चुका है। निखित शाह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को मैनेज कर रहे थे 2020 जुलाई से, और इसके बाद यहां पे जब ये गए तो इनके बदले 2 फंड मैनेजर को ऐड किया गया है, मिस्टर अंकित अग्रवाल और मिस्टर वरुण शर्मा। अब जब से ये फंड मैनेजर आए हैं जनवरी से, पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन अभी भी जो निखित शाह वाला पोर्टफोलियो था उस लेवल की रिकवरी यहां पर नहीं दिखी है। मतलब क्या है कि जिसके हाथ में आप अपनी नाव देने वाले थे पास्ट रिटर्न्स को देख करके, वो बंदा अब नाव चला ही नहीं रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ कि वो पास्ट रिटर्न्स देख के फ्यूचर को एक्सपेक्ट करता है, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते। सेकंड चीज, ये जो आपने पास्ट में रिटर्न्स देखे भी थे, ये दूसरा फंड मैनेजर लेके आया था, जो कि अब एक्चुअली म्यूचुअल फंड के साथ है ही नहीं। तो जो नए 2 फंड मैनेजर हैं जनवरी 2026 से जिन्होंने टेक ओवर किया है, ये कैसा काम करेंगे, इसको भी चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने साल भर देना पड़ेगा। आप देखो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया है।
फैब 2026 के अंदर अदर्स के अंदर 19.7% है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में 14.2%, आईटी के अंदर 12%। लेकिन 2025 का जो पोर्टफोलियो था वो कुछ ऐसा दिखता था। मतलब क्या है, जो करंट फंड मैनेजर हैं वो पोर्टफोलियो को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब जो भी पोर्टफोलियो चेंज होता है उसको परफॉर्म करने में टाइम लगता है। अगर आप करंट मार्केट को देखोगे तो मार्केट के अंदर हाहाकार है, हर एक स्टॉक, हर एक सेक्टर इस समय पे लालम लाल दिख रहा है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे ले लेते हो और आप ऐसे सेक्टर के अंदर मूव कर जाते हो जिसकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, तो आपको वापस ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या कह सकते हैं सेक्टर को चेंज कर रहे हैं, इसको देखते हुए अभी तक तो यही लग रहा है कि ये सेक्टर जो ऐड कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कैसा पोर्टफोलियो काम कर रहा है, क्या इसका फ्यूचर है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए जो आपकी लाइफ इजी कर सकता है। उसका नाम है रुपीजी। रुपीजी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। लाखों लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म को सबसे अलग बनाता है, यहां पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलेंगे। मतलब यहां पे जब आप साइन अप करोगे तो आपके पास कॉल आएगी जहां पे आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर से एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जिनको ज्यादा नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इनके म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ। तो रुपीजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि जो इनका कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये ऐसा क्या अच्छा कर रहा है जिस वजह से इन्होंने लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म करा। अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था, कमोडिटी अच्छा कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये अच्छा कर रहा है, फाइनेंस एंड स्टॉक ब्रोकिंग यहां पर भी आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा। और ये देखो जो पोर्टफोलियो है ये करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने बिल्ड किया है। अगर कंपनीज भी देखोगे तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जैसे कि जिंदल स्टील हो गया, अपोलो ट्यूब्स हो गया, मल्टी कमोडिटीज हो गया, ऐसे स्टॉक्स इन्होंने होल्ड करे हुए हैं और किसी भी स्टॉक के अंदर 5% से ज्यादा होल्डिंग नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हो ये हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि एचएसबी मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का भी अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम तरीके से दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस, मतलब मेनली आप देखो फाइनेंस सेक्टर, इक्विपमेंट सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर जो इस समय पे चल रहे हैं, ऐसा पोर्टफोलियो है। और कंपनीज भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि आईसीआईसीआई मिड कैप बेस्ट है या एचएसबीसी मिड कैप अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो हर मार्केट कंडीशन के हिसाब से नहीं बना होता। पहला हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने बना दिया, जब तक कुछ बुरा नहीं दिख रहा, स्टॉक में कोई इशू नहीं है, तो वो होल्ड करते हैं, जैसे नॉर्मली पराग पारिक म्यूचुअल फंड यूज करता है। दूसरा पोर्टफोलियो हो सकता है डायनेमिक वे, जिसको हम क्वांट इन्वेस्टिंग कहते हैं, कि मार्केट के साइकिल के हिसाब से पोर्टफोलियो डायनेमिकली चेंज होता है, जहां पे फंड मैनेजर काफी एक्टिव होता है। वैसे फंड जो होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले होते हैं। लेकिन इस समय मुझे ये लगता है कि मोतीलाल ओसवाल की जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि एक टाइम पे डायनेमिक हुआ करती थी, अब वो स्टैटिक हो गई है, मतलब लॉन्ग टर्म की साइड वो मूव कर रहे हैं। इस वजह से जो उनका पोर्टफोलियो है वो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अच्छा नहीं दिख रहा। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मोतीलाल ओसवाल को बेच करके निकल जाना चाहिए? देखो, अगर आप 1 साल या 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पे इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आईटी ऐसा नहीं है एकदम से रिकवर करेगा। हो सकता है यहां पे उसको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं करेगा, वो कर जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो कि सही भी है क्योंकि ज्यादा म्यूचुअल फंड चेंज करोगे तो सेंस भी नहीं बनता, तो इस सिचुएशन के अंदर मोतीलाल ओसवाल इस बार आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, क्योंकि यहां पे वो उस सेक्टर में इन्वेस्टेड है इस समय पे जो कि मोमेंटम में नहीं है, मतलब वैल्यूएशंस आपको कम मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मस्ट हैव है, याद रखनी है, कि जो करंट फंड मैनेजर है ना, ये पुराना वाला नहीं है, ये चेंज हो चुका है। मतलब नाव कैसे चलेगी अब ये 2 फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। तो इसके ऊपर नजरें रखो आप अपनी, कि फंड मैनेजर कैसा काम कर रहे हैं, कैसा पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या होगा वो मैटर करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंड मैनेजर चेंज हो चुका है, तो ये फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। हर फंड मैनेजर ऐसे ही काम करता है, जब नया आता है तो चेंज होता है, क्योंकि वो भी जॉब कर रहा है।
उसको भी दिखाना है कि जब वो आया तो फंड ने कैसा परफॉर्म करा, तो चेंजेस तो होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद से भी पूछना चाहिए, फंड मैनेजर से भी पूछना चाहिए कि जब आपको दिख रहा था कि आईटी सर्विसेज गिर रही है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने आईटी के अंदर से अपनी एलोकेशन काफी कम कर ली, तो आपने इन्वेस्ट क्यों करा हुआ था? मैं ये मानता हूं कि आईटी सर्विसेज इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्टर्स में से आता है, लेकिन अगर कोई चीज गिर रही है तो ऐसा फंड मैनेजर आपका काम है कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज करो, हमारे पैसे को, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। ये क्वेश्चन मेरा भी है और ये क्वेश्चन आपका भी होना चाहिए मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स के साथ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आया होगा कि जो एयूएम साइज है ये इतना ड्रास्टिकली क्यों गिरा? 4300 एयूएम गायब हो गया, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। जब मार्केट के अंदर ग्रोथ होती है तो एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने 10 रुपए डाले हैं, उस पर आपने 2% गेन करा, मतलब 12% का एयूएम हो गया। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो एयूएम कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब क्या है? अगर सेम इन्वेस्टर्स भी रहेंगे तो एयूएम कम हो सकता है। तो हां, रिटेल इन्वेस्टर ने यहां से एग्जिट करा है, लेकिन एयूएम कम होने के पीछे जो रीजन है वो है कि मार्केट क्रैश कर रही है। इस सिचुएशन में एयूएम ऑटोमेटिकली कंप्रेस होता है, हर म्यूचुअल फंड के साथ होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा और जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो कि क्या इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करें या फिर एग्जिट कर दें। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये वाला म्यूचुअल फंड है और मैं इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करता जा रहा हूं, क्या मैं यहां से एग्जिट करूंगा? बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आती है कि मार्केट साइकिल चेंज होती रहती है और मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मार्केट साइकिल चेंज होने का मतलब है कि कभी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और कभी कोई दूसरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप सिर्फ चेंज करते रहोगे तो आप काफी सारा टैक्स दोगे या फिर लॉस करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 साल का टाइम लेकर के चलना, या तो ये सेक्टर चेंज हो जाएगा या फिर ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो नया फंड मैनेजर है क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? इसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई आने वाले टाइम पे अपना पोर्टफोलियो कैसा डिजाइन करते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे इनका पोर्टफोलियो जो इन्होंने रीसेंट चेंजेस करे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है करंट स्टॉक्स की वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये मैं देखूंगा कुछ और टाइम, अगर मुझे पोर्टफोलियो समझ आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं एग्जिट भी कर सकता हूं। ऐसा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पोर्टफोलियो पसंद आना चाहिए आपको, कहां आपका पैसा जा रहा है आपको पता होना चाहिए। लोग आपको ये चीज कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में इतनी एनालिसिस नहीं करनी होती। जो लोग कहते हैं वही आज बैठे हुए यहां पे और वही सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। क्वांट का एग्जांपल भी है जो आज की डेट में लॉसेस पे है। तो डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि कब एग्जिट करना है। मैं कुछ टाइम वेट करूंगा, देखूंगा पोर्टफोलियो कैसा बन रहा है। पोर्टफोलियो अच्छा रहा तो इन्वेस्टेड रहूंगा, पोर्टफोलियो समझ नहीं आया तो एग्जिट कर दूंगा। अब आते हैं कैसे क्वेश्चन पे कि यार क्या म्यूचुअल फंड एक्चुअली सही भी है, क्योंकि कभी कोई म्यूचुअल फंड चलता है, कभी कोई म्यूचुअल फंड चलता है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और कैसे बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करके लोग पैसा बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर करी हुई है, उसका लिंक यहां पे मिल जाएगा। मस्ट वॉच वीडियो है, मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो अच्छे मिले हैं। जरूर देखना, जरूर सीखना अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।